नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। मैं डॉक्टर अनिल कुमार पटेल। आज हम आप लोग के सामने एक नया टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ बीज भाग एवं बीज भाग अवयव पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ बीज भाग एवं बीज भाग अवयव क्या है। क्योंकि आयुर्वेद है, आयुर्वेद में हम लोग इसको जो पढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक को कॉन्सेप्ट ऑफ बीज भाग एवं बीज भाग अवयव, ये किसके अंतर्गत पढ़ना है, तो हम लोग देख रहे होंगे गर्भशारीर के अंतर्गत पढ़ना है। तो गर्भशारीर अर्थात गर्भ के निर्माण के लिए जो आवश्यक फैक्टर चाहिए, जो आवश्यक कंपोनेंट चाहिए, उसमें सबसे पहले शुक्र और शोणित की रिक्वायरमेंट होती है। तो शुक्र और शोणित अर्थात जो शुक्र को हम लोग क्या बोलते हैं, पुरुष बीज बोलते हैं, और शोणित को क्या बोलते हैं, स्त्री बीज बोलते हैं। तो कुछ इस तरह से बातें करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे समझते हैं कि क्या है बीज और क्या है बीज भाग और क्या है बीज भाग अवयव। तो हम लोग पहले इसको देखते हैं कि जैसे किसी एक पौधे के लिए फॉर्मेशन के लिए अगर कोई एक पौधा अगर बड़ा होता है तो उसकी उत्पत्ति कोई ना कोई बीज से होती है, जैसे हम लोग कहते हैं सीड। तो इस सीड से क्या होता है, उसका जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन होने के बाद क्या होगा, उसके सीडलिंग होंगे। सीडलिंग के बाद वो पर्टिकुलर उसका जो एक पर्टिकुलर प्लांट होता है, उसके मार्फोलॉजी होंगे, उसका डेवलपमेंट होगा, मीन्स अपने उस रूप में आ जाएगा वो पौधा या पेड़, अपने रूप में आ जाएगा। उसके बाद जो है उसकी फ्लावरिंग होगी, फिर अगेन उसका सीड फॉर्मेशन और फ्रूट फॉर्मेशन, ये दोनों साथ में होते हैं। तो उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर गर्भशारीर की बात की गई है। तो गर्भ निर्माण के लिए हमें जो बीज है उसके बारे में देखेंगे। बीज और उस बीज से संबंधित बीज भाग क्या है और बीज भाग अवयव क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारा आयुर्वेद जो है बहुत ही प्राचीन एक तरह से है और कहीं न कहीं बहुत ही विस्तृत वर्णन है। लेकिन ये चीजें हमें समझने का फेर है, चीजें हमें समझ में नहीं आती है। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सब कुछ वर्णन है, मीन्स ये पूरा एम्ब्रियोलॉजी की जो बात करते हैं, कहीं न कहीं पूरा वर्णन है। लेकिन इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको कोरिलेट करते हैं कि बीज को हम किससे कोरिलेट करेंगे, बीज भाग को किससे कोरिलेट करेंगे और बीज भाग अवयव को किससे कोरिलेट करेंगे। तो आइए वन बाय वन पहले हम उसको कोरिलेट कर लेते हैं। देन कोरिलेशन के बाद हम जो भी वर्णन है ऑटोमेटिक हमें समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं कि सबसे पहले बीज को हम किससे क्या कहेंगे। तो बीज जो शब्द है, बीज तो यहाँ देख रहे होंगे बीज। तो बीज में क्या है कि ये स्त्री बीज और पुरुष बीज के लिए कहा गया है। तो पुरुष बीज अर्थात इसको बोलेंगे पुरुष बीज में दो है। पुरुष बीज को हम लोग क्या नाम देंगे, अगर मॉडर्न से कोरिलेट करेंगे या आयुर्वेद में कोरिलेट करेंगे, पुरुष बीज को हम लोग शुक्र बोलते हैं, क्योंकि शुक्र शोणित के संयोग के पश्चात ही गर्भ की उत्पत्ति होती है। तो इसको क्या नाम देंगे, इसको बोलेंगे कि शुक्र है, ये शुक्र है, शुक्र है। अगर इसको कोरिलेट करें मॉडर्न में, तो शुक्र को हम लोग इन जनरल कोरिलेट करेंगे स्पर्मेटोजोआ। तो इसको हम लोग कोरिलेट करेंगे स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। तो ये है एक तरह से शुक्र क्या हो गया, पुरुष बीज क्या होगा, हम अगर इन जनरल कोरिलेट कर लें तो ये है स्पर्मेटोजोआ। फिर देखते हैं कि ये पुरुष बीज हो गया। इसी तरह से स्त्री बीज की बात करेंगे। स्त्री बीज, जिसको हम लोग आयुर्वेद में क्या नाम देते हैं, उसको देते हैं शोणित या आर्तव। इसको देखेंगे शोणित या आर्तव, इसको नाम देते हैं शोणित या आर्तव। इस शोणित आर्तव को मॉडर्न से अगर कोरिलेट करना हो तो किससे कोरिलेट करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवम, एग, ओवम आब्लिक एग। तो देखते हैं कि ये स्त्री बीज क्या है, शोणित है या आर्तव इसको कहते हैं, और इसको मॉडर्न में किससे कोरिलेट करेंगे, ओवम या एग। तो इस तरह से देखते हैं। अब बात करते हैं कि ये बीज की बात हो गई है। बीज के अंतर्गत ही मीन्स इसी शुक्र या स्पर्मेटोजोआ के अंतर्गत क्या होगी, इसके कुछ पार्ट की बात करते हैं कि जो बीज भाग है। दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट है बीज, दूसरा पॉइंट है बीज भाग। ये है आपका बीज भाग। इसको देख लेते हैं, पहले हम लोग समझ लेते हैं, कोरिलेट कर लेते हैं, देन हम लोग को इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखेंगे बीज भाग क्या है। अगर बीज भाग को देखेंगे तो बीज अर्थात शुक्र और शोणित के अंतर्गत जो एक तरह से जेनेटिक्स के लिए
या जो एक तरह से एक प्रोजनी से दूसरे, एक संतान से दूसरे संतान में, मतलब एक माता पिता से जो दूसरे संतान में, या एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में ट्रांसफर होता है, वो होता है उसका न्यूक्लियस वाला पार्ट। मीन्स न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल होता है, उसमें जेनेटिक मटेरियल होते हैं। तो न्यूक्लियस मीन्स बीज भाग क्या है, उसका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस। तो बीज भाग को क्या नाम देंगे, न्यूक्लियस। ये है बीज भाग, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस हम लोग को पता है कि न्यूक्लियस में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। तो बीज भाग क्या है, न्यूक्लियस ब्रैकेट में क्रोमोसोम्स, ब्रैकेट में क्रोमोसोम, ठीक है। तो बीज भाग क्या है, न्यूक्लियस है, और या क्रोमोसोम्स कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा जो बीज है वो ट्रांसफर तो होता नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम लोग का न्यूक्लियस या क्रोमोसोम्स है वही रिस्पॉन्सिबल होता है कि एक संतान से दूसरे संतान में, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में जो गुड़ जाता है, किसी भी माता पिता का जो बच्चों में गुड़ जाता है, उसी न्यूक्लियस के थ्रू या क्रोमोसोम्स के थ्रू जाता है। तो क्रोमोसोम्स की जब बात आ गई है तो उसको जानना भी जरूरी है कि क्रोमोसोम्स दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, तो देखेंगे क्रोमोसोम्स की बात करेंगे तो यहाँ पर दो तरह के हैं। एक होता है ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स है। ऑटोसोम्स की संख्या देखेंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मीन्स माता हो चाहे पिता हो, दोनों के ऑटोसोम्स कितने होते हैं, 44 या 22 पेयर। इसको हम नाम देंगे कि 44 ब्रैकेट में 22 पेयर, 22 पी मीन्स पेयर। तो ऑटोसोम्स की संख्या होती है 44 और इसकी जो इसको बोल देंगे ब्रैकेट में 22 पेयर्स, ठीक है। अब दूसरा है सेक्स क्रोमोसोम्स, देखेंगे दूसरा है सेक्स क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स। तो इसकी संख्या कितनी होती है, ये होती है 2 मीन्स 1 पेयर। तो 1 पेयर की बात करेंगे तो ये मेल और फीमेल में अलग अलग होता है, ये मेल और फीमेल में अलग होता है। जिस तरह से ऑटोसोम्स थे मेल और फीमेल में ये कितने होते थे, 22 पेयर या 44 थे, ये दोनों कॉमन होते हैं। लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं मेल और फीमेल में या माता पिता में, दोनों में अलग अलग होते हैं। अगर देखेंगे मेल के केस में क्या होते हैं, मेल के केस में क्या होंगे, इसको हम लोग एक्स वाई से कोरिलेट करेंगे, एक्स वाई। और अगर फीमेल है मीन्स माता है, तो उसके जो क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम होंगे उसको एक्स एक्स से कोरिलेट करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या जरूरत पड़ेगी ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स को अलग अलग बताने की। इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए है कि हम लोग को डिफरेंशिएट करना है कि ऑटोसोम्स और क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम में डिफरेंशिएशन जरूरी है। क्योंकि जो ऑटोसोम्स मेनली देखते हैं कि जो सेक्स क्रोमोसोम्स है, तो जैसा कि नाम है सेक्स मीन्स जो जेनेटेलिया है, जेनेटल आर्गन है, तो जेनेटल आर्गन या मेल और फीमेल में जो डिफरेंशिएट करता है वो हम लोग का जेनेटल आर्गन है। अदरवाइज बॉडी का हर एक स्ट्रक्चर हूबहू होता है, मीन्स अगर वो सेक्स क्रोमोसोम ना हो तो मेल फीमेल में कोई डिफरेंशिएशन ना हो। तो कहते हैं कि मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। और सेक्स क्रोमोसोम्स कहने के सेक्स जेनेटेलिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, चाहे मेल जेनेटल आर्गन हो या फीमेल जेनेटल आर्गन हो, उसमें मुख्य भूमिका होती है सेक्स क्रोमोसोम्स के। जो क्रोमोसोम्स होते हैं अगर, तो कुछ इस तरह से चीजें होती हैं। कहते हैं ना सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, लिंग निर्धारण के लिए आवश्यक क्रोमोसोम्स क्या है। तो अगर लास्ट में अगर देखा जाए, अगर जो फ्यूजन होता है स्पर्म एंड ओवम का, तो उसमें अगर देखा जाए सेक्स क्रोमोसोम का जो लास्ट डिटर्मिनेशन होता है XY होगा, तो क्या होगा, वो मेल बेबी होगा। अगर XX होगा तो वो फीमेल बेबी होगी। तो कुछ इस तरह से हम लोग डिटरमाइन करते हैं। और जब देखते हैं ऑटोसोम से, तो पूरी बॉडी की रचना होती है एक्सेप्ट जेनेटल पार्ट या जेनेटल आर्गन। और जेनेटल आर्गन या जेनेटलिया के रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। आइए देखते हैं थर्ड नंबर पे बीज भाग अवयव के बारे में देख लेते हैं। बीज भाग अवयव, ये क्या है, बीज भाग अवयव, बीज भाग अवयव, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं कि जैसा देखते हैं बीज क्या होता है कि शुक्र और शोणित था, स्पर्म एंड ओवम था। फिर उसमें देखा कि उस स्पर्म में भी उसका बीज भाग क्या है, कि उस स्पर्म या ओवम में उसका बीज भाग क्या है, उसका न्यूक्लियस या क्रोमोसोम्स के बारे में हम लोगों ने बात किया। अब देखते हैं कि उस बीज भाग में भी उस क्रोमोसोम्स के पार्ट पर जो एक्स क्रोमोसोम्स या वाई क्रोमोसोम्स या जो चाहे हम लोग ऑटोसोम्स की बात करें या सेक्स क्रोमोसोम्स की बात करें, उनमें क्या होता है,
वो डायरेक्ट वर्क नहीं करते हैं, उस पर क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जेनेटिक मटेरियल नोन एज जीन, जेनेटिक मटेरियल को हम लोग जीन कहते हैं। तो जो बीज भाग अवयव क्या है, किस लेवल में बात कर रहे हैं मॉडर्न में, हम लोग उसको जीन्स बोलते हैं, जीन, जीन्स देखेंगे यहाँ जीन्स है, मीन्स जो बीज भाग अवयव क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्ट जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स एक एक करके हम लोगों ने इस, पहले तो हम लोग स्पर्मेटोजोआ पे आए या ओवम की बात किया, उसको हम लोगों ने बीज कह दिया, तो पुरुष बीज स्त्री बीज इस तरह बात किया, फिर उस पुरुष बीज स्त्री बीज क्या लिखा, बीज भाग कह दिया, बीज का भाग मीन्स उसके न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स की बात किया, देन उसके उसमें ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स की बात किया, देन क्या है बीज भाग अवयव पे आए, पर्टिकुलर उस बीज भाग में भी उसका एक कंपोनेंट क्या है, वो है बीज भाग अवयव, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक मटेरियल, दैट इज कॉल्ड जीन्स। यही जीन्स होता है कि जो एक प्रोजनी से दूसरे प्रोजनी में जो भी क्वालिटी होती है उसको ट्रांसफर करने का काम करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि चरक ने या सुश्रुत ने या हमारे आचार्यों ने इस कॉन्सेप्ट ऑफ बीज भाग एवं बीज भाग अवयव के बारे में क्या बोला है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ शुरू करते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ बीज भाग एवं बीज भाग अवयव। सबसे पहले देखते हैं बीज। तो बीज की हम लोग बात की है कि बीज क्या है, कि वो बीज और बीज भाग मीन्स शुक्र मतलब मेल पुरुष बीज और स्त्री बीज। तो पुरुष बीज मीन्स होता है कि शुक्र हो जाएगा और स्त्री बीज का मतलब शोणित हो जाएगा। इसको शुक्र को हम लोग स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं और स्त्री बीज को हम लोग ओवम भी बोलते हैं। तो इस तरह से देखेंगे, मनुष्य बीजम ही प्रत्यंगम बीज भाग समुदायत्मकम स्वसदृश प्रत्यंगम समुदाय रूपम पुरुष जनक। तो ये कह रहा है कि जो भी माता पिता के जो बीज हैं या बीज भाग है, माता पिता के बीज, माता का बीज क्या हो जाएगा शोणित और पिता का बीज शुक्र, ये जब आपस में मिलते हैं तो क्या कह रहा है कि मनुष्य बीजम ही प्रत्यंगम मीन्स जो भी मनुष्य की चाहे माता हो चाहे पिता हो, उनके जो बीज भाग होते हैं उस पे बीज होते हैं, उस बीज भाग पर अंग रिस्पॉन्सिबल फैक्टर या क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे ऑटोसोम्स हैं तो पूरी बॉडी के निर्माण के लिए होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम वाले पार्ट होंगे तो उस पर जो डिटर्मिनेशन होते हैं सेक्स के लिए, लिंग निर्धारण के लिए, वो फैक्टर इन्वॉल्व है। मीन्स माता और पिता के जो बीज और बीज भाग हैं, देख रहे होंगे यहाँ पर बीज और बीज भाग मीन्स स्पर्म एंड ओवम और उसके न्यूक्लियस या क्रोमोसोम्स, ये क्या होते हैं समुदायात्मकम। ये जब आपस में मिलते हैं या इन्हीं के समुदाय से ही मीन्स बीज भाग या बीज के समुदाय से ही कहीं कहीं पूरा पूरा शरीर बनता है। तो दिया हुआ है मनुष्य बीजम ही प्रत्यंगम बीज भाग समुदायात्मकम सदृश स्वसदृश प्रत्यंगम समुदाय रूपम पुरुष जनकम मीन्स अर्थात जो पुरुष की उत्पत्ति होती है वो माता पिता के बीज और बीज भाग के समुदायात्मकम अर्थ उनके मिलने से एक नेक्स्ट प्रोजनी या संतति या जो संतान की उत्पत्ति होती है, उन्हीं माता पिता के समतुल्य संतान उत्पन्न होती है। जैसे जब किसी के घर में बच्चे पैदा होते हैं तो हम लोग कहते हैं कि बच्चा किस पे गया है। तो बच्चा किस पे गया होने का मतलब ये होता है कि माता पे गया है, पिता पे गया है, और कभी कभी कहते हैं कि ये दादा पे गया है या दादी पे गया है। तो दादा दादी कहने का मतलब कि जो जेनेटिक मटेरियल दादा से पिता में, पिता से अब बच्चे में आ रहा है तो वो एक ट्रांसफर हो रहा है। तो वो जो दादा वाला फैक्टर था वो पिता में नहीं लक्षण आए थे, मतलब अपीयर नहीं होते, अब सीधे वो बच्चे में वो लक्षण आ रहे हैं। इसलिए कहते हैं ना कि ये चीजें दादा पे गई है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं दादा पे गया है, नानी की तरफ से आया है, नाना की तरफ से आया है। तो कुछ इस तरह से हम लोग बातें करते हैं। तो ये हम लोग के व्यवहार में भी है। तो देखेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से बोला गया है, मीन्स कि ये जो बीज होने चाहिए बिल्कुल प्रशस्त होने चाहिए। इसी बात को चरक चिकित्सा 30वें अध्याय में, चरक ने चिकित्सा के 30वें अध्याय में क्लियर कट बोला है कि अदुष्टे प्राकृते बीजे, अदुष्टे प्राकृते बीजे। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर दो शब्द हैं, अदुष्ट और प्राकृत। तो अदुष्ट और प्राकृत कहने का मतलब ये है कि अदुष्ट मीन्स होता है कि शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, जबकि प्राकृत का मतलब भी वही होता है कि शुद्ध होना चाहिए। इसका मतलब कि इन्होंने इस बात को जोर देने के लिए, बल देने के लिए अदुष्ट और प्राकृत कहा है।
अदरवाइज सिर्फ अदुष्टे बीजे कह सकते थे या प्राकृत बीजे कह सकते थे। इन्होंने अदुष्टे प्राकृत बीजे कहने का मतलब कि जब गर्भ बनना है, मीन स्वस्थ गर्भ की उत्पत्ति होगी, तो कहीं ना कहीं जो मनुष्य शरीर होगा वो स्वस्थ रहेगा। तो यहाँ पर जो स्वस्थ बीज होंगे, जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि अगर गेहूं है, चावल के जो बीज होते हैं, अगर वो हेल्दी कंडीशन में होते हैं तो हम लोग की जो फसल होती है बहुत ही हेल्दी होती है, बहुत अच्छी होती है। उसी तरह से पुरुष बीज और स्त्री बीज अगर अदुष्ट होंगे या मतलब कि प्रशस्त होंगे या शुद्ध होंगे या प्राकृत होंगे, उसी को बात करेंगे, प्रशस्त होंगे या शुद्ध होंगे, तो क्या होगा, जो बीज होंगे जीव उपक्रमणे क्षति, मीन्स जब ये समागम करेंगे, जब ये इनका संयोग होगा, तो इसमें क्या होगा, एक जो गर्भ अर्थात जीव की उत्पत्ति होगी। ये कंडीशन क्या बताया गया कि अदुष्ट होना चाहिए और प्राकृत होना चाहिए। तो ये बात हम लोगों ने बीज की। अब जब इनके मिलने से, मीन्स जब शुक्र शोणित के संयोग से गर्भ की उत्पत्ति हो रही है, गर्भ की उत्पत्ति हो रही है, तो हम लोग देखते हैं कि इस गर्भ के विकास के लिए, इस गर्भ के निर्माण के लिए, उत्पादन के लिए कुछ फैक्टर होते हैं, इसके डेवलपमेंट के लिए कुछ फैक्टर होते हैं, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि वो फैक्टर कौन कौन से हैं। तो गर्भ के गर्भोत्पादक भाव के नाम से हम लोग जानते हैं, या सिंपली कहते हैं गर्भ वृद्धिकर भाव। तो गर्भ का निर्माण हो गया है, अब उस गर्भ वृद्धिकर भाव को हम लोग देखेंगे, गर्भ वृद्धिकर भाव। इसको बीज दुष्टि को पढ़ने से पहले हम लोग बीज के बारे में बात कर रहे हैं। मीन्स जब बीज शुक्र और शोणित जो है उसका संयोग होता है, तो गर्भ जो है की उत्पत्ति होती है। अब उस गर्भ की वृद्धि के लिए कौन कौन से फैक्टर या भाव की बात हम लोग करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि गर्भ की वृद्धि के लिए आवश्यक भाव। तो हम लोग अब इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे, लेकिन इसको हम लोग इन शार्ट यहाँ पर देख लेते हैं कि गर्भ वृद्धिकर भाव ये कहीं ना कहीं इसी से संबंधित है। तो देखेंगे यहाँ पर गर्भ वृद्धिकर भाव, तो यहाँ पर गर्भ वृद्धिकर भाव 6 होते हैं। गर्भ वृद्धिकर भाव 6 होते हैं, इसको देखेंगे। तो यहाँ पर पहले नंबर पे आता है मात्रज, मात्रज। दूसरे नंबर पे आता है पित्रज। तीसरे नंबर पे आता है रसज। चौथे नंबर पे आता है सत्वज। और पांचवें नंबर पे आता है सातम्यज। और छठे नंबर पे आता है आत्मज, आत्मज। तो ये है टोटल 6 गर्भ वृद्धिकर भाव, जो कि कहीं कहीं इसी से कोरिलेट है। तो हम लोग देखते हैं मात्रज का मतलब क्या होता है कि जो माता के शरीर से ओवम, जो गर्भ बीज आया है, तो उस पे जो आगे के प्रोजनी पे कुछ न कुछ माता का प्रभाव पड़ता है। तो मात्रज भाव ये चीजें होते हैं। मात्रज भाव हम लोग बात करेंगे कौन कौन से मात्रज भाव शरीर में उत्पन्न होते हैं। फिर देखते हैं पित्रज भाव, तो कुछ पित्रज भाव होते हैं, उनकी वजह से गर्भ की वृद्धि होती है। फिर देखेंगे रसज, रसज की बात करेंगे, तो यहाँ पर रस की बात करेंगे तो माता, जब माता के शरीर में गर्भाशय में गर्भ का जब वृद्धि होती है, तो जो भी माता आहार विहार लेती है वही उसके रस, आहार रस जो है, उसी आहार रस या माता पे डिपेंडेंट होता है गर्भ, तो उसको बोलते हैं रसज। फिर देखते हैं सत्वज। सत्वज मतलब होता है, सत्व का मतलब होता है मन। सत्व का मतलब, यहाँ सत्व का मतलब मन होता है, ठीक है। तो मन कहते हैं ना कि जब प्रेगनेंसी की अवस्था हो या गर्भ की अवस्था हो, तो माता की जो इच्छा हो या माता के मन को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए, मतलब माता दुखी न हो। तो कहने का मतलब कि सत्वज है, अर्थात तो उससे संबंधित हम लोग भाव के बारे में बात करेंगे। फिर है सात्मज। सात्मज मतलब जो उसके लिए सुपाच्य हो, जो उसको मन के लायक हो, जो कुछ खा पी रही हो, उसको बोलते हैं सात्मज, जो उसके लिए हितकर हो। सात्मज का मतलब कि प्रेगनेंसी के दौरान वो उसको खाने पीने को खाना पीना चाहिए जो उसके लिए हितकर हो। फिर देखते हैं कि आत्मज। तो यहाँ पर आत्मज का मतलब जाएगा आत्मा से संबंधित, अर्थात जो शुक्र शोणित के संयोग के साथ जब उसमें आत्मा का प्रवेश होता है, तो उस आत्मा के कुछ भाव होते हैं, दैट इज कॉल्ड आत्मज भाव। तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं एक बीज के बारे में बात किया है। अब आइए बीज भाग, उसको हम लोग देखते हैं। बीज भाग एवं बीज भाग अवयव के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर आचार्य चरक हो या चक्रपाणी हो, उन्होंने बहुत ही सुंदर और विस्तृत विवेचन या वर्णन किया है। तो यहाँ देखेंगे कि बीज दुष्टि, अभी तक क्या था कि शुद्ध बीज की बात कर रही थी, ये प्रशस्त या शुद्ध शुक्र या शुद्ध आत्व की बात कर रहे थे। बट यहाँ क्या है, अब कह रहा है बीज दुष्टि। अगर मान लीजिए
अभी इससे पहले क्या था, प्रशस्त या अप्राकृत बीज की बात कर रहे थे। लेकिन बीज अगर दूषित हो गए, बीज अगर दूषित हो गए, इसका मतलब कि ये जो लक्षण होंगे ये आपके संतान में दिखने लगते हैं। मीन्स जो आने वाली प्रोजनी होती है उसमें ये लक्षण दिखने लगते हैं। वो दुष्टता या जो रोग है वो अवयव दिखाई देंगे। मीन्स वो दूषित रहेंगे या अंग प्रत्यंग में कहीं ना कोई डिफेक्ट दिखेगा। तो आइए देखते हैं कि बीज दुष्टि कितने प्रकार से हो सकती है। तो यहाँ पर 5 पॉइंट दिए हैं। पहला दिया है बीज, जो बीज दुष्टि है वो बीज कौन कौन से लेवल पे हो सकता है। तो पहला दिया है बीज, फिर दूसरा है आत्म कर्म, तीसरा दिया है काल, तीसरा है आशय, आशय मतलब गर्भाशय, चौथा दिया है काल, और पांचवा दिया है मातुर आहार विहार दोष है। काल दोष और मातुर आहार विहार दोष है। तो ये देखेंगे बीज 1 हो गया, आत्मकर्म 2 हो गया, आशय 3 हो गया, और काल दोष 4 हो गया, मातुर आहार विहार दोष 5 हो गया। ये 5 कारण है जिसकी वजह से बीज की दुष्टि होती है। तो यहाँ पर देख लेंगे 1 by 1 कि बीज में दुष्टि क्या हो सकती है। तो बीज दुष्टि को समझ लेते हैं कि बीज दुष्टि क्या है, इसको समझ लेंगे कि मीन्स जो आर्तव था या शुक्र था वो शुद्ध न होकर उसमें कोई न कोई रोग है या दूषित है, तो प्राकृत अवस्था में न होकर वो दुष्ट की कंडीशन में है। तो ये होते हैं शुक्र और शोणित, शुक्र शोणित की दुष्टि, शुक्र और शोणित की दुष्टि, एक तरह से बीज दुष्टि की बात कर रहा है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, यहाँ दिया है आत्मकर्म। आत्मकर्म का मतलब क्या है, आत्मकर्म का मतलब होता है कि पहला दूसरा, आत्मकर्म का मतलब होता है कि पूर्व जन्मकृत कर्म। जैसे कहते हैं ना कि आप कोई किसी के साथ गलत होता है तो कहते हैं कि बिल्कुल वो आदमी इंसान अच्छा है बट अभी भी उसके साथ गलत हो रहा है, इसका मतलब उसका पूर्व जन्म में कर्म अच्छा नहीं था। तो जो ये है पूर्व जन्मकृत कर्म। आत्मकर्म मतलब होता है कि पूर्व जन्मकृत कर्म, पूर्व जन्मकृत कर्म। ठीक है, तीसरे नंबर पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पर तीसरे नंबर देखेंगे आशय। तो यहाँ पर क्लियर कट हमने लिखा था तीसरा नंबर आशय। तो आशय में दोष हो, आशय का मतलब क्या है, आशय का मतलब होता है गर्भाशय, गर्भाशय जिसको हम लोग यूट्रस भी बोलते हैं, यूट्रस। तो कहीं ना कहीं जहाँ पर प्रॉपर एम्ब्रियो का या गर्भ का डेवलपमेंट हो रहा है वो क्या है, आशय या गर्भाशय। अगर गर्भाशय में कोई ना कोई दुष्टि है, गर्भाशय में कोई ना कोई विकार है, दोष है, तो क्या गर्भ का विकास उचित होगा, गर्भ का विकास प्रॉपर तरीके से होगा नहीं। इसका मतलब कि अगर गर्भाशय में दुष्टि है तो इसका मतलब जो नेक्स्ट संतान है या प्रोजनी या जो गर्भ डेवलप हो रहा है वो भी दूषित होगा, उसमें कोई ना कोई दुष्टि आएगी। चौथे नंबर पे देखेंगे हम लोग, चौथे देख रहे होंगे काल दोष। काल दोष की बात कर रहे हैं, काल दोष। तो काल दोष का मतलब कि यहाँ काल दो तरह से होते हैं। एक तो जब शुक्र शोणित का संयोग होता है तो उसको बोलते हैं ऋतुकाल। तो ऋतुकाल एक टर्म होता है, ऋतुकाल। तो ऋतुकाल का मतलब कि मेंस्ट्रुएशन के बाद जब ओवुलेशन होता है, मीन्स जो एक तरह से एग का ओवुलेशन होता है उस समय उसको बोलते हैं ऋतुकाल। ये है ऋतुकाल। और दूसरा होता है कि ऋतुकाल के पश्चात जिस काल में गर्भ वृद्धि कर रहा हो, ये दोनों काल गर्भ, एक दूसरा होता है गर्भ वृद्धि काल। ठीक है, दो टर्म है। एक तो ऋतुकाल है जिसमें शुक्र शोणित का संयोग हो रहा है, प्रॉपर उसका समय नहीं है। दूसरा है कि गर्भ वृद्धि काल, गर्भ की वृद्धि के समय अगर कोई काल मतलब बहुत अत्यधिक काल में परिवर्तन हो तो भी कहीं न कहीं गर्भ में प्रभाव पड़ेगा। बहुत अत्यधिक शीत स्थान पे, बहुत अत्यधिक उष्ण स्थान पे, तो कहीं न कहीं ये काल दोष है। पांचवें नंबर पे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मातु आहार विहार दोष है। मीन्स माता, गर्भ का निर्माण हो गया, गर्भ जो है गर्भाशय अर्थात माता के गर्भ में विकसित हो रहा है, लेकिन अगर माता अगर आहार विहार मीन्स खाने पीने की चीजें क्या है जो खाना चाहिए वो न खाकर उसको अपथ्य चीजों का सेवन कर रही है, तो इसको बोलते हैं मातुर आहार विहार। माता के द्वारा आहार विहार जो है, आहार और विहार ये दूषित हो रहा है, मीन्स
उचित आहार विहार का सेवन नहीं किया जा रहा है, मीन्स उसको कहते हैं ना कि माता को बहुत सावधानी पूर्वक रहना चाहिए, बहुत भारी भरकम चीजें नहीं उठानी चाहिए, बहुत नहीं भाग दौड़ करनी चाहिए, ऊंचे नीचे नहीं चढ़ना चाहिए। तो इस तरह की चीजें इसको विहार बोलते हैं, मीन्स उसके कर्म है। और आहार मतलब खाने पीने की चीजों के बारे में बोला जाता है कि क्या चीज खानी चाहिए क्या नहीं खानी चाहिए, उससे संबंधित जो दूषित होगा उसको बोलेंगे मातुर आहार विहार। कहीं ना कहीं ये कर्म दूषित हो रहे हैं, ये फैक्टर होते हैं, ये कारण होते हैं, ये बीज दुष्टि के। मीन्स बीज दुष्टि का मतलब यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो शुक्रशोणी दुष्टि की बात कर रहा है, दूसरा देखेंगे कि एक गर्भ बीज भी होता है, एक होता है शुक्रशोणी वो भी बीज है, दूसरा गर्भ बीज मीन्स जाइगोट। जाइगोट भी क्या है, गर्भ बीज है। तो आइए देखते हैं कि अब उसके बाद यहाँ पे दिया है बीज आत्म कर्म आशय, अर्थात इनकी दृष्टि से क्या होगा, ये पांचों की जब दृष्टि हो जाएगी तो क्या होगा, कुर्वन्ति दोषा विविधान दुष्टा संस्थान वर्ण इंद्रिय व्यकृतानि। मीन्स अगर इनकी वजह से ये दोष आ जाएंगे तो क्या होगा कि संस्थान, संस्थान मतलब होता है रूप, संस्थान का मतलब होता है रूप, जो भी प्रोजनी होगी, जो संतान होगी, तो रूप में विकृति आएगी। दूसरा उसके वर्ण देखेंगे, इसका वर्ण और इस इंद्री, संस्थान वर्ण और इंद्री में विकृति होगी। मीन्स या तो उसका जो रूप कैसा हो जाएगा, माता पिता से बिल्कुल डिफर करेगा, या दादा दादी नाना नानी से बिल्कुल डिफर करेगा, वो रूप डिफरेंट आएगा अगर दृष्टि होगी तो। दूसरा उसके वर्ण में, कहते हैं ना कि परिवार का जो कलर होता है, माता पिता का कलर के अनुरूप ही बच्चे का कलर आता है, तो वो अगर दृष्टि है तो वर्ण में विकृति आ जाएगी, मीन्स वर्ण जो है डिफरेंट हो जाएगा, वो कुरूप हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तीसरा चीज इंद्रिय विकृति। इंद्रिय विकृति का मतलब कहते हैं ना कि उसकी श्रवण शक्ति अच्छी नहीं है, कुछ बालक होते हैं कि बोल नहीं पाते हैं, कुछ लोग का मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है, तो ये क्यों होता है, ड्यू टू बीज दृष्टि की वजह से होते हैं। ये सब जितने भी चीजें हैं बीज दृष्टि की वजह से बताई गई हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि हम लोगों ने बीज के बारे में बात कर लिया, अगर इतना डिटेल बीज के बारे में बात कर लिया तो बीज भाग और बीज भाग अवयव के बारे में हम लोग इजिली समझ जाएंगे। तो देखते हैं कि बीज भाग क्या है, बीज भाग अवयव क्या है। यहाँ देखेंगे हेडिंग दिया होगा बीज भाग तथा बीज भाग अवयव दृष्टि, या सिंपल बीज भाग और बीज भाग अवयव क्या है, या वो अगर सामान्य स्थिति में है तब तो जो प्रोजनी होगी वो सामान्य पैदा होगी, उत्पन्न होगी। अगर वो दूषित है बीज भाग और बीज भाग अवयव, तो बीज भाग को हम लोगों ने न्यूक्लियस या क्रोमोसोम से कोरिलेट किया था, और बीज भाग अवयव को हम लोगों ने जीन से कोरिलेट कर दिया था। तो अगर ये नॉर्मल है तब तो नॉर्मल प्रोजनी उत्पन्न होंगे, अगर इसमें दुष्टि है तो क्या होंगे कि ये उसी से संबंधित उसकी प्रोजनी में भी दोष उत्पन्न होंगे। तो आइए देखते हैं कि दिया हुआ है बीज भाग तक बीज भाग अवयव दृष्टि क्या है। तो यहाँ पर क्लियर कट क्या है कि यस्य अवयव से बीजे बीज भागे वा दोषा प्रकोपम आपद्यन्ते तु तम अवयवम विकृति अभिष्यति। चरक शारीर 4 का 30वां नंबर का श्लोक है, इसको देखने से पता चलता है। तो चरक जी बोल रहे हैं कि गर्भोत्पादक बीज के, गर्भोत्पादक बीज और बीज भाग के, गर्भोत्पादक बीज और बीज भाग के जिन जिन अंगों में, मतलब जिन जिन अवयवों में दृष्टि होती है, तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो गर्भोत्पादक बीज और बीज भाग मीन्स क्रोमोसोम्स के जोन जोन जिस जिस क्रोमोसोम में दृष्टि होगी, मीन्स अगर पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स अगर ईयर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स है जिसको हम लोग ऑटोसोम्स बोलते हैं, वो ऑटोसोम्स जो है देखते हैं कि ईयर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल, उससे क्या होता है कि राइट साइड का ईयर का फॉर्मेशन होगा। अगर उसमें दृष्टि है, अगर उसमें दृष्टि है तो क्या होगा कि जो नेक्स्ट प्रोजनी होगी वो कहीं ना कहीं जो कर्ण की जो आकृति होगी वो विकृत होगी या डिफरेंट होगी या अलग होगी, माता पिता से अलग होगी, नॉर्मल से हटकर होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जिन जिन जो गर्भोत्पादक बीज या बीज भाग में दृष्टि होगी, अवयव में या अंग अवयव में दृष्टि होगी, उनके द्वारा भविष्य में जो निर्माण होना है उनमें भी दृष्टि पाई जाएगी। तो इस तरह से ये कह रहा है कि प्रकोपम आपद्यन्ते तु त्वम अवयवम विकृत अविशति। तो कह रहा है कि जो भी क्रोमोसोम्स हैं, मीन्स ऑटोसोम्स की बात कर रहा है, ऑटोसोम्स की बात कर रहा है, अगर जिस भी ऑटोसोम्स में एक्स क्रोमोसोम्स में, पर्टिकुलर एक्स क्रोमोसोम्स में, ऑटोसोम्स जो है 44 क्रोमोसोम्स होते हैं, इनकी संख्या 44 होती है। अगर इस ऑटोसोम्स में जिस पर्टिकुलर के नंबर पे या कोडिंग होता है, हर एक क्रोमोसोम्स के, ऑटोसोम्स के क्रोमोसोम्स पे
कोडिंग होता है कि ये क्रोमोसोम्स क्या है, पर्टिकुलर ईयर के फॉर्मेशन के लिए है, राइट साइड का है। एक क्रोमोसोम्स है जो कि ऑटोसोम्स का पार्ट है, जो कि लेफ्ट साइड के ईयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक क्रोमोसोम्स है जो कि नोज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक क्रोमोसोम्स है जो कि ऑटोसोम्स है जो कि राइट आई साइड के लिए है, एक लेफ्ट साइड के। इसी तरह से बॉडी पार्ट के हर एक पार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर जिस पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स में या ऑटोसोम्स में विकृति होगी, पर्टिकुलर वो जो पार्ट है जिससे डेवलप फ्यूचर में होना है वो विकृत पाया जाएगा। तो कहने का मतलब इनका ये है। अब दूसरे नंबर पे देखते हैं कि चरक शारीर तीसरे अध्याय में, चरक शारीर तीसरे अध्याय में उन्होंने क्या बोला है, फिर से चरक ने बोला है, सेम पॉइंट क्या है, यह अंग अवयवस्य बीजे बीज भागे उपतप्तो। उपतप्त का मतलब होता है दूषित, उपतप्त का मतलब दूषित, यहाँ दिया है उपतप्त मतलब दूषित होता है। मीन्स कि जिस जिस अंग या अंग बीज या बीज भाग के, गर्भोत्पादक बीज या बीज भाग के जिन जिन अंग या अंग अवयवों में अंग अवयव दूषित होंगे, उपतप्त होंगे में दूषित होंगे, दुष्ट होंगे, उनसे क्या होगा, तस्य अंग अवयव। अब जो बीज या बीज भाग अवयव जो हम लोग बात करें ऑटोसोम या सेक्स क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं, अगर उन पार्ट में अगर विकृति है तो फ्यूचर में उनसे जो डेवलप होने वाले जो भी बॉडी पार्ट्स हैं या सेक्स क्रोमोसोम्स हैं या ऑटोसोम्स हैं, उनसे जो पार्ट डेवलप होंगे, जो प्रतीत होंगे, स्वरूप निकल के आएगा, उन अवयव में विकृति उत्पन्न होगी। तो यहाँ देख रहे होंगे तस्य अंग अवयव से विकृति रूप जायते। तो क्लियर कट कर रहा है कि जो उत्पत्ति होगी प्रोजनी की, संतान की, उसके उस पर्टिकुलर जो अवयव उत्पन्न हो रहे हैं पर्टिकुलर दूषित ऑटोसोम्स या क्रोमोसोम्स की वजह से या जेनेटिक मटेरियल की वजह से, जीन की वजह से, वो पर्टिकुलर जो पार्ट है, बॉडी पार्ट है, वो विकृत होगा या दुष्ट होगा। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कॉन्सेप्ट ऑफ बीज भाग अवयव के बारे में बात कर लिया। धन्यवाद।